चलिए जी, तो जिन लोगों ने ट्राई किया है ये मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 26 है ना, तो उसका डाउट बताओ, 26 में जो भी डाउट है। सोल्यूशन तो यहाँ भी है ना, तो 7 12 क्या है भाई 7 में? ये तो जैम का पीवाई क्यू है भाई, जिससे ये नहीं हो रहा है ना, मैं फिर से सजेस्ट करूंगा पीवाई क्यू सॉल्व करो। जैम का पीवाई क्यू है, उसमें क्या किया इससे मतलब नहीं है। तुम्हें अगर ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है भाई, तुम कहाँ स्टैंड करते हो? मतलब मॉक टेस्ट देखो, मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये श्योर रहो कि तुम्हें सिलेबस तुमने कवर किया है, पीवाई क्यू सॉल्व किए हैं। तब मॉक टेस्ट दोगे तो एक्चुअल एनालिसिस होगा कि तुम किस लेवल पे हो। अगर तुम सिलेबस नहीं किए, पीवाई क्यू नहीं किए, सीधा मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें है ना, मतलब उससे क्या है कि उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। ये जैम का पीवाई क्यू है, इसमें किसको क्या डाउट है भाई? मैं क्या कराऊंगा, तुम पीवाई क्यू जाकर देख लो, 2022 का क्वेश्चन है ये, 2022 का है। बताओ क्या डाउट है इसमें? सर इसमें 1 - 5 1/4 आ रहा है मेरा। हाँ, तो ये समझ आया ना कि अगर ये डाउट है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मतलब अगर सर इनका जो वेरिएंस आया है ना, जो इन्होंने वेरिएंस निकाला है u गिवन v इज इक्वल टू 0 वाला, तो मेरा वेरिएंस 9/9 आ रहा है, इनका वेरिएंस 3/4 आ रहा है। अच्छा, तो तो मेनली को रिलेशन पहले, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ठीक है ना, क्योंकि मतलब जैसे आंसर हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, या हो सकता है आप मिस्टेक कर रहे हो, कोई दिक्कत है, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। बट अगर जिन लोगों को सॉल्व करना ही नहीं आ रहा कैसे करना है, तो उसके लिए मैं कहूँगा पहले सिलेबस कवर कर ही लिया होगा सबने, और पीवाई क्यू भी सॉल्व कर लिए होगे अभी तक, तो फिर मॉक टेस्ट दोगे तो मतलब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं आंसर का अगर इशू है तो ट्राई करते हैं। तो इसमें है x+y 2x - y, है ना, तो सर बस वेरिएंस की प्रॉब्लम है इसमें। किसके वेरिएंस की? u गिवन v बराबर 0 की। यस सर। अच्छा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला आता है 1 - रो स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर, हाँ। तो वेरिएंस में जो है, सर v का जो वेरिएंस आ रहा है वो वैसे तो 12 आ रहा है, बट इन्होंने 3 ले लिया है। अच्छा ये u का ना, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो u का सिग्मा यू स्क्वायर, और u तो x+y है, तो x+y का जब आप वेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस x1 + 4 5, फिर 2 टाइम कोवेरिएंस xy ना। सो कोवेरिएंस xy कितना है? रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो -1 हो जाएगा, और -2 इंटू 1 -2, तो 4 1 5 -2 3, तुम्हारा क्या आ रहा है इस? सर मेरा 12 आ रहा था। अब समझ आया कि नहीं? 12 कैसे आ रहा है देखिए, ए आपका u क्या है, x+y ना, यस सर। तो x+y का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस xy, यही ना। यस सर। और xy का कोवेरिएंस कितना आ रहा है? सर 1। -1। यस सर। तो -1 है, तो अब निकालो x+y का वेरिएंस। वेरिएंस x1 + 4 -2 टाइम, सॉरी +2 टाइम, यहाँ तो प्लस है ना, यस प्लस सर। 2 टाइम -1, तो 1 + 4 -2, ठीक तो है? चेक करो, ये जो है, ये जो को रिलेशन है ना एक्स वाई के बीच का, ये -1/2 है। तो को वेरियंस बिटवीन एक्स वाई रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये है -1/2, ये है 1, ये है 2, तो फाइनली -1 आ गया। अब आपको चाहिए वेरियंस ऑफ x+y, सो लिखो फॉर्मूला, वेरियंस x वेरियंस y 2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई, पुट करो, बताओ क्या आएगा ये? यस सर, ठीक है, ठीक है ना, कैलकुलेशन। ओके ओके। ठीक।
चलिए नेक्स्ट बताइए जिनका डाउट है। तो 7 तो हो गया, 7 के बाद है 12। 12 में है ना, अगर देखो जो लोग सॉल्व किए हैं, जिनका जेनुअनली क्लियर है कि तुम्हें यहाँ डाउट है, वही पॉइंट पूछो, है ना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने का कोई मतलब नहीं है। डाउट क्लास का मतलब तुम्हारा जो डाउट है वही है। जो सॉल्व करके नहीं आए हो गलती से पूछना, फिर मत डाउट मत, ठीक है ना। आई डोंट लाइक दोज पीपल जो सॉल्व नहीं करते सीधा डाउट पूछते हैं। सॉल्व करके आए हो जेनुअनली डाउट पूछो, और ये तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या डाउट है, तो ये और अच्छा रहेगा कि डाउट क्या है। क्योंकि ना जिनको भूख लगी हम उनको ही खाना दे सकते हैं, जिनकी भूख नहीं हो क्या फेंकते जाएंगे, वैसा है, उनको खाने की जरूरत ही नहीं है। ये बस मजे लेंगे और कुछ नहीं है। तो 12 में क्या है कि हमारे पास दे रखा है, ये भी पीवाई क्यू है जैम का। क्या डाउट है भाई बताओ इसमें। इसमें सर इसमें वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स तो नहीं मिल रहे हैं, बट जब मैं बाउंड्रीज पर पॉइंट निकालूं तो सर y की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रही है। नहीं, कॉम्प्लेक्स क्यों आएगी। जरूरी नहीं इस तरीके से करो, इसने लाग्रांज मल्टीप्लायर की हेल्प से किया है। जरूरी नहीं कि आप लाग्रांज मल्टीप्लायर से ही करो, इसने लाग्रांज मल्टीप्लायर से किया है। मैं देखो मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, ये एक सॉल्यूशन मैं दूसरा सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि आपको बता रहा है कि एस एक सेट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 4। इसका अगर आपको ग्राफ पता हो तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1। तो वैसा कर सकते हैं, यहाँ पे 4 को नीचे ले आओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज 1। इससे ये समझ आया कि ये एक्स एक्सिस पे हाइपरबोला है। तो यहाँ है -2, यहाँ है +2, ठीक। ओके, नाउ है ना, इधर भी 2 ही होगा। तो ये जो बनाते हैं ना, मतलब ये जो आएगा इसका, तो यहाँ 2 आएगा नहीं भाई, इसको छोड़ो। तो अभी के लिए क्या है, हमारा जो रीजन है वो ये, इसका हमारा डोमेन है किसका, एफ एक्स वाई फंक्शन का। फंक्शन एफ एक्स वाई क्या है, फंक्शन एफ एक्स वाई इज 6x प्लस 4y स्क्वायर, यही है। तो 6x प्लस 4y स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से वाई स्क्वायर की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4, 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। मैंने ये वन वेरिएबल फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया, कुछ नया नाम दे दो इसको तो अभी के लिए, है ना। तो इसको मान लो ये जी एक्स है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो जी एक्स बना है 6x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो हमारा जो ये डोमेन s था फंक्शन का, वो यहाँ s टू s नहीं s टू r होता, इसने गलती से s टू s लिखा है। तो ठीक है ना, s टू r होगा f। अब बताओ निकालो। तो क्वेश्चन है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी इसमें। तो जो x की वैल्यू है, देखो इस ग्राफ में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इस ग्राफ में x की वैल्यू इधर होगी या इधर होगी। इसका मतलब ये डोमेन जो इस फंक्शन का है वो है x या तो -∞ से -2 तक होगी या 2 से इन्फिनिटी होगी। ये इस फंक्शन का डोमेन है।
तो अब इस फंक्शन को आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा। तो फंक्शन को मिनिमाइज करना है इस डोमेन, इस फंक्शन में। जैसे पहला बोल रहा है एस बाउंडेड है एस पे, तो एफ बाउंडेड है एस पे। तो अगर मैं एक्स को प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले लूंगा तो ये फंक्शन प्लस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब है कि फंक्शन बाउंडेड तो नहीं है ना। ये पहला इसलिए आउट हो गया। अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलस में पढ़े होगे एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा, उसमें क्या होता है कि मुझे कोई बाउंडेड डोमेन दे रखा होता है। तो सिंपल इस डोमेन पे मुझे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, तो मैं जी डैश एक्स निकाल लूंगा। 6 + 8x इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -6/8 -3/4। क्या इस डोमेन में है? ये इस फंक्शन का डोमेन है। क्या इस डोमेन में लाई करती है? नो सर। चेक करो, -3/4 उसमें है कि नहीं? नहीं है। मतलब ये हमारा नंबर लाइन है ना। तो 2 से इन्फिनिटी ये हमारा डोमेन है, और -∞ से ये, और ये नंबर कहाँ होगा? -3/4 -0 पॉइंट समथिंग। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट मैंने निकाले हैं, कैलकुलेशन सही किया मैंने, 6x है ना। तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा कहाँ हो सकती है? एंड पॉइंट पे। तो देख लो, कोई बात नहीं। सो नाउ ये तो है ना, ये डोमेन का पॉइंट इधर आ गया, तो ऐसे ही ठीक है ना। फाइन। तो इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो इसमें है ही नहीं डोमेन में, तो उसको इग्नोर करेंगे। तो अब फंक्शन जो मैक्सिमम मिनिमा हो सकती है वो एंड पॉइंट पे हो सकती है। लेकिन एक और चीज नोटिस करो कि इसमें अगर मैं लिखूं कि ये जो फंक्शन है ये क्या होगी, 0 इस पॉइंट पे है, तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे एंड पॉइंट या तो -2 या +2, और ये पूछ रहा है आपसे मिनिमम वैल्यू, है ना। माइनस अगर बीच में है तो मतलब ये वो है। तो अगर 2 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? अगर मैं g(2) निकालता हूँ तो क्या आएगी? 6×2 = 12, 2×4 4 16 -16, तो ये 12 आ जाएगा। और g(-2) निकालेंगे तो क्या आएगी? ये सर -12 आ रहा है। तो ये -12 आ जाएगा, ठीक। यस सर। x को अगर मैं x टेंस टू -∞ लूंगा तो फंक्शन कहाँ जाएगी? तभी +∞ पे प्लस जाएगी। टू। तो -12 इज द मिनिमम वैल्यू। ओके सर। हम्म तो ये है ना, ये इंटरवल एंड पॉइंट पे हम चेक कर रहे थे, क्योंकि तो -12 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये दूसरा अप्रोच हुआ। एक अप्रोच इसने यहाँ सॉल्व कर ही रखा है, तो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर से किया है इसको। तो लाग्रांज मल्टीप्लायर से भी उस तरीके से आ जाता है। चलिए जी, तो हमने अभी 7 और 12 डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है 11। तो 11th जो क्वेश्चन है, n people sit around a round table, n more than 5 है, each person tosses a coin, anyone who outcome is different from the his her two neighbors will receive a present, x with the number of people who receives present, so find the value of this। देखो, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। n के टर्म में आंसर मत निकालो, तुम n को फिक्स कर लो अभी के लिए। हालांकि इसने n मोर देन 5 बोला हुआ है तो मोर देन 5 ले लो। अगर नहीं भी बोलता तभी हम कोई छोटा नंबर लेके वेरीफाई कर सकते थे, क्योंकि आंसर तो वही आएगा चाहे n कुछ भी ले लो। मतलब कहने मतलब n की जो भी फिक्स वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आंसर तो वही आएगा। हालांकि इसने उस तरीके से सॉल्व किया है। ओके, देखते हैं क्या है ये। तो n people sit around राउंड टेबल, है ना, ईच पर्सन टॉसेस अ कॉइन, सबने फेंका, एनी वन हुज आउटकम इज डिफरेंट फ्रॉम हीज हर टू नेबर्स, ठीक है ना। तो डिफरेंट है टू नेबर से, विल रिसीव अ प्रेजेंट। तो एक्स है नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव प्रेजेंट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कुछ एन पहले तो फिक्स करो, ऐसे इन जनरल थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले एन को फिक्स कर लो। तो
तो अभी के लिए मैं इतना लार्ज नंबर लेने के बजाय मैं कोई छोटा नंबर लेता हूँ। तो एन फिक्स मत है ना, मतलब एन के टर्म में आंसर भी है, एन के टर्म में क्वेश्चन भी है। सो हम सिंपली एक काम करेंगे। हम्म, अभी एन को तत्काल में कोई छोटा नंबर ले लेता हूँ, अभी के लिए जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं 3 ले लेता हूँ मान लो। ठीक है, हालांकि इसने कहा है मोर देन 5 लेना है, मैं जस्ट अपनी मर्जी से 3 लेता हूँ। तो होगा क्या, 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। अब क्या होगा, तीनों ने क्वाइन टॉस किए, मतलब 3 क्वाइन हमने टॉस किए, ठीक है। सो 3 क्वाइन हमने टॉस किए, तो इसमें आउटकम क्या आएगा, अगर सैंपल स्पेस देखोगे तो वही एच एच, वही 8 आउटकम होंगे ना, एच 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 टी, तो 1 2 3 है। और एच क्या है ना, 1 2 3 रिलेटेड है, मतलब ऐसा बैठा हुआ है 1 2 3, है ना, ऐसा मान लो। तो ये सर्कुलर टेबल पे अभी के लिए जस्ट समझने के लिए एच एच टी, सारे आउटकम लिख लो, तुम लिख ही सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्स जो है नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव प्रेजेंट, तो प्रेजेंट किसको मतलब प्रेजेंट गिफ्ट ना, हु विल गेट गिफ्ट, जिसके दोनों नेबर का आउटकम क्या होगा, हुज आउटकम इज डिफरेंट फ्रॉम हीज हर 2 नेबर्स विल रिसीव अ प्रेजेंट। तो या तो प्रेजेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही मतलब है, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्रेजेंट मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये देखो, हालांकि मैं 3 के लिए कर रहा हूँ, या एन मतलब एन को तुम कुछ भी ले सकते हो, तब भी मेनली तो नेबर ही डिसाइड करेगा ना, अगर बहुत सारे नंबर्स हैं तब भी तो डिसाइड नेबर ही करेगा। मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है ना, लेट से पर्सन 1 है, तो इसको अगर हेड आया तो इसको प्रेजेंट कब मिलेगा, ये जो पर्सन है इसको प्रेजेंट कब मिलेगा, जब इधर टेल आ जाए, दोनों साइड में, इसके जो साइड में बैठे हुए हैं उसको टेल मिले, यही है। और अगर इसको वापस वही है कि अगर इसको टेल आया तो इन दोनों को हेड आना चाहिए, तभी जाकर प्रेजेंट मिलेगा। ओके, सो नंबर ऑफ पीपल हु गेट द प्रेजेंट, अभी इसके लिए काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी चलो इसको मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट करता हूँ यहाँ से, ये रहे तो इसको उस अप्रोच को भी समझ सकते जो उसने किया है, तो वो मैं समझाता हूँ क्या है। अभी इससे करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब बताओ एक्स है नंबर ऑफ पीपल हु गेट द गिफ्ट, हु गेट प्रेजेंट मतलब वही गिफ्ट है यहाँ पे। सो एक्स की यहाँ पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, इन जनरल पॉसिबल वैल्यूज क्या है, मतलब 3 लोग बैठे हैं तो हो सकता है कि किसी को भी प्रेजेंट ना मिले, एक को मिल सकता है, 2 को मिल सकता है, हो सकता है तीनों को मिल जाए, है ना, जस्ट ये पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ। अब फेवरेबल आउटकम हम लोग काउंट करेंगे, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, इसके करस्पॉन्डिंग इसमें कितने आउटकम्स हैं, ऐसे कितने आउटकम हैं जहां पे किसी को गिफ्ट नहीं मिलेगा। जैसे समझने के लिए पहला आउटकम को समझो, एच एच एच, मतलब ये ऐसा हो गया, एच एच एच, तीनों को हेड आया, तो गिफ्ट किसी को तब मिलता, प्रेजेंट तब मिलता जब उसके नेबर्स वाले को डिफरेंट आउटकम आता, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना, कि डिफरेंट फ्रॉम हीज 2 नेबर्स, बट यहाँ तो किसी के नेबर का डिफरेंट नहीं आ रहा है, तो ये एक फेवरेबल आउटकम हुआ। वैसे ही टीटीटी दूसरा फेवरेबल आउटकम होगा। और और बताओ अभी और कोई आउटकम है जहाँ पे नहीं मिल, क्योंकि गिफ्ट तब मिलता डिफरेंट फ्रॉम हीज 2 नेबर्स, तभी मिल पाएगा। तो एच टी एच में मिलेगा, एच टी एच में एक को मिलेगा, राइट, किसको मिलेगा, एच टी एच ना, तो टी वाले को मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड में एच है, फिर टी वाले को मिलेगा एच टी एच में, टी एच एच टी में मिलेगा, ठीक है। ओके, सिंह 2 ही आउटकम है ना, देख लो।
जैसे मैं दूसरे की बात कर रहा था कि ऐसा 3 लोग सर्कल पे है ना, तो अगर एच टी एच है या टी एच एच है, तो इसमें क्या होगा, क्या इसमें एक्चुअली होगा कि टी वाले को मिलेगा ना प्रेजेंट, क्योंकि उसके दोनों तरफ एच एच है, तो टी वाले को मिलेगा। तो एक को मिला, तो इसमें इसमें क्या है, 2/8 द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जहां एक पर्सन को प्रेजेंट मिलेगा। तो वो उसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या क्या है, उसके लिए फेवरेबल आउटकम है दिस दिस दिस, यहाँ एच वाले को मिलेगा, यहाँ टी वाले को मिलेगा, यहाँ एच वाले को मिलेगा, और यहाँ भी एच वाले को मिलेगा। तो ये है टोटल 6/8। और एक्स बराबर 2 लोगों को प्रेजेंट कब मिलेगा, ऐसा हो सकता है 2 लोग, ऐसा कोई आउटकम है जहां 2 लोगों को प्रेजेंट मिले, चेक करो। जैसे है ना एच टी इस तरह था, कोई और दूसरा आउटकम उठा लो, वो तो टी डी टी में तो मिलेगा ही नहीं, और वही बात है। बताओ जी, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है 2 लोगों को मिले, ऐसा कोई आउटकम नहीं है। ऐसा कोई आउटकम है कि तीनों लोगों को प्रेजेंट मिले, ऐसा कोई आउटकम नहीं है, ठीक है। सो नाउ, तो यहां पे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ई एक्स कितना आया, है ना, व्हाट इज द ई एक्स, बताओ। सो यहां से ये जस्ट एक आइडिया के लिए मैंने वो किया है, तो यहां से ई एक्स कितना हो जाएगा, 0 × 2/8 प्लस 1 × 6/8, यहाँ तो ये हो गया, है ना, बाकी तो 0 ही है, तो इसका मतलब ये तो 6/8 आ गया। ओके, तो मतलब 2 की पावर 3 है डिनोमिनेटर में, है ना, और यहाँ इन्होंने 16 में ब्रेक किया हुआ है। ओके, अच्छा पूछा तो कुछ और है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एक्स प्लस अच्छा वेरिएंस और मीन दोनों पूछ लिया है, ओ तो मीन प्लस वेरिएंस पूछा है, ठीक है। तो मीन तो अभी 6/8 हो गया, वेरिएंस कितना आएगा, ई एक्स स्क्वायर मुझे लग रहा है वही आएगा। अच्छा, हमसे जो पूछा है मीन प्लस वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से इसने बाइनोमियल लगा दिया, एनपी एनपी क्यू टाइप का लग रहा है कि बाइनोमियल 1/4, n,1/4, यही ना, बट ऐसा होगा, तो या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। अगर 4 है, डिसाइड तो 3 ने बढ़ी कर रहा है, लेकिन इसमें 5 ज़्यादा लोग लिया था, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से आएगा ना, अभी के लिए, फिर वैसे ही 5 लोगों को लेके भी कर सकते हैं। सो यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर निकाल लो वेरिएंस के लिए, तो ई एक्स स्क्वायर पहले चाहिए, तो ई एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सपेरिमेंट तुम 5 लोगों के लिए कंटिन्यू करो, 4 के लिए पहले करके देखो चाहो तो, हालांकि उसने मोर देन 5 लिया है, तो 6 के लिए करना थोड़ा लेंदी होगा, बट कर सकते हैं, है ना। तो ईच को कब मिलेगा, जब है ना डिफरेंट होगा बगल में। अच्छा, अगर अल्टरनेट आउटकम हो गया तो सबको मिलेगा, यहाँ तो कोई 3 था, अगर 4 होता, जैसे टी एच टी, इस केस में चारों को भी मिल सकता है ना, चारों को मिलेगा 4 वाले केस में, क्योंकि इसलिए 5 लगा लिया ना कि यहाँ ये दोनों है ना डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर दोनों का डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। अच्छा, मतलब जैसे ये यहाँ अगर हेड आया, तो यहाँ टेल, मतलब HTH या हो जाए THT, 2 पॉसिबिलिटी है। सो 1/8 प्लस 1/8 1/4, तो ईच पर्सन विल गेट अ प्रेजेंट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगा, और नहीं आएगा कितना, 3/4। तो उससे भी कर सकते थे हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ 3 लिया हमने, क्या हुआ, इसे डिपेंडेंट हो गया एक दूसरे पे। 4 लेते तो उसके अकॉर्डिंग आता, लेकिन चूंकि इसने n more than 5, तो ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था अभी, चलो इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था, एंड
6/8 ही आएगा, राइट। तो यहाँ से वेरिएंस निकालो, कितना आएगा। सो वेरिएंस जो आना है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया 3/4 इंटू 1/4। लेकिन 3 के लिए मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज वो डिपेंड कर रहा है, और 4-5 के लिए फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से ठीक है, एनीवे इसको ऐड करके देखते हैं। सो ये 3/16 है अभी के लिए, है ना, और ये 12/16 है, तो ऐड होगा कितना आ जाएगा, 15/16। वैसे ये आ जाएगा, ये तब जब n को 3 रखा है हमने, बट वहाँ तो कुछ और है। चेक कर लो, वेरिएंस प्लस मीन। तो 3 के लिए आई थिंक इफेक्ट वो होगा, 3 के लिए डिपेंडेंट है ना, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। अगर 4 के लिए तुम यही एक्सपेरिमेंट करो तो क्या होगा, इफ यू डू द सिमिलर एक्सपेरिमेंट फॉर 4 के लिए मत करो, 5 के लिए, 6 के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 6 पर्सन्स है, 1 2 3 4 5 6, चलो। अब क्या है हमारे पास, इसमें वैसे ना जैसे मैनुअली मैंने लास्ट क्वेश्चन किया, अगर वैसे करेंगे तो बहुत लेंदी होगा ईच आउटकम के लिए। तो यहाँ ये सोचना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 1 विल गेट अ प्रेजेंट, 1 जो है ये क्वेश्चन के हिसाब से, कि ये है ना, यहाँ n मोर देन 3 करेंगे तो सीन कुछ और होगा। 3 रखा है ना, तो 3 में एक दूसरे पर डिपेंड ही कर रहा था वो, क्योंकि है ना एक दूसरे के सब कॉन्जिक्यूट वो थे, एडजेसेंट थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो n मोर देन 5 कर दिया तो और इजी है। तो यहाँ पे मेनली बताओ कोई क्या प्रोबेबिलिटी है 1 विल गेट अ प्रेजेंट। तो ऐसा तब हो सकता है ना, बाकी का कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो या तो आउटकम 1 पे अगर हेड आया तो यहाँ टेल टेल आना चाहिए, या 1 पे अगर टेल आया तो यहाँ हेड हेड आना चाहिए, यही पॉसिबिलिटी है। तो या तो HTH हो जाए या THT हो जाए, ये दो पॉसिबिलिटी है। और ये कितना हो जाएगा 2/8 मतलब 1/4। तो n मोर देन 5 के लिए तो मुझे लगता है वैसा आ जाएगा, 1 विल गेट, सिमिलरली 2 विल गेट प्रेजेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी, मतलब कोई एक इनमें से एनी 1 विल गेट अ प्रेजेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है जी, देख लो। तो अब मैं वो सोल्यूशन करूँ जो उसने किया हुआ है ना, यहाँ जैसे निकाल रखा है ना 1/4। सो या तो 1 विल गेट अ प्रेजेंट और 1 विल नॉट गेट अ प्रेजेंट, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो गेट अ प्रेजेंट सक्सेस है, नॉट गेटिंग फेलियर है। तो ईच विल गेट अ प्रेजेंट है ना, वो जैसे या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 1 0 हो गया, तो मतलब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का हो गया। अब हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव प्रेजेंट। तो इसलिए इसने सम कर दिया है। ठीक है देखो, सो यहाँ पे वही बात है, ठीक है ना, देखो। सो कितने लोग प्रेजेंट जीतेंगे यहाँ पे, तो x इज नंबर ऑफ पीपल हु गेट प्रेजेंट। तो n जब मोर देन 5 है ना, लार्ज n के लिए x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल n कॉमा 1/4। देखो ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको क्या हो गया, हम्म नहीं तो फिर हमें एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करना, जैसे मैं 3 के लिए कर रहा था, तो वैसे ही 6 के लिए करके तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहां से क्या आएगा, तो उस केस में EX जो हो जाएगा तुम्हारा वो n/4 होगा, और वेरिएंस x होगा n1/4 3/4 3n/6
16 और ये हो गया तुम्हारा 4n/। सर जी सर आपने प्रोबेबिलिटी 1/4 क्यों रखी? हाँ, क्योंकि ये HTH और THT की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम। जैसे 3 कॉइन को टॉस किया तो HTH आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 2/8 है, समझ। ये 1/8, ये 1/8, तो मिलके 2/8 हो गया ना। 1/8 1/8। तो ये है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो वैसे ऐड कर लोगे 4n/16 3n, तो 7n/16 हो गया। तो ये n मोर देन आई थिंक 3 के लिए, ये n मोर देन 5 के लिए ही वैलिड होगा, क्योंकि लोअर में क्या हो रहा है ना कि 1 2 3 है, तो 1 2 3 पे डिपेंड कर रहा है, 2 3 1 पे डिपेंड कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। और लार्ज के लिए जैसे अब यहाँ सिर्फ 3 2 और 4 पे डिपेंड कर रहा है ना, 4 5 और 3 पे डिपेंड कर रहा है, उधर नहीं है, तो इसलिए वहां पे इफेक्ट हो रहा था। लार्ज के लिए मुझे लगता है ये वाला वे होगा, इसीलिए जैसा इसने सॉल्व किया है। नहीं तो फिर वही चीज है, मैं कह रहा हूं n को 6 लो, और 6 के लिए जैसे मैंने 3 के लिए वो किया है वैसे तुम 6 के लिए करो, तो ये n बराबर 3 वाला इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि वहां पे बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए वैसा नहीं होगा यहाँ पे। लार्ज के लिए ऐसा होगा, n जब लार्ज है, मेनली मोर देन 5 है, तो उसके लिए ऐसा हो जाएगा। 21 में क्या है जी? तो x1 x2 xn, ये तुम्हें जस्ट एक फॉर्मूला देखना होगा इसमें। ये क्या है यहाँ पे हमारे पास कि x1 x2 xn तो फॉर्मूला होता है, ये नॉर्मल है 0 सिग्मा स्क्वायर, यहाँ जो एस स्क्वायर दिख रहा है वो सिग्मा स्क्वायर है। सो x1 x2 xn IID 0 सिग्मा स्क्वायर है, देन एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ s बेस्ड ऑन, तो होगा क्या, अगर तुम ये निकालोगे e ऑफ समेसन xi स्क्वायर, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से, अगर ये निकालेंगे तो n टाइम ऐड हो जाएगा ना, ये i फ्रॉम 1 to n है, तो कोई भी एक ले लो, e ऑफ x1 स्क्वायर या वही e ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, तो e ऑफ x1 स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से मीन तो 0 है, तो e ऑफ xi स्क्वायर वही होगा जो सिग्मा स्क्वायर, तो ये n सिग्मा स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें तो चाहिए अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस, तो इसे करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा इसमें मतलब फॉर्मूला सिंपली याद रखना है कि अगर मीन जब नोन है, म्यू जब नोन है, तो क्या होता है, जैसे e ऑफ 1/n समेसन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये कितना आता है, ये आता है सिग्मा स्क्वायर आएगा, देख लो, क्योंकि xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जो है वो फॉलो करेगा काई स्क्वायर, तो काई स्क्वायर n है ना, काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर n, n से डिवाइड कर दिया, हाँ देख लो ये सही है। म्यू तो यहाँ 0 है, हालांकि मैं ये बोल रहा हूँ है ना, इसको इधर ले आओ, तो वेरीफाई हो रहा ना, ये इधर आ जाएगा। पहला तो ऐसी गलत है, मेनली ये फॉर्मूला है, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि जैसे तुम लोग जानते होगे कि क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो ये ना डिराइव करना पड़ेगा, अगर तुम्हें याद नहीं है फॉर्मूला तो डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ होता ये है कि यहाँ पे जो इसने बनाए हैं, हमें चाहिए सिग्मा, है ना, सिग्मा का एस्टिमेटर चाहिए, तो एक्स आई माइनस तुम्हारा ये 0 है, चलो ऐसे देख लो, एक्स आई माइनस 0 अपॉन सिग्मा, ये है नॉर्मल 0 1, तो एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर है काई स्क्वायर 1, तो समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर है काई स्क्वायर n, इसको अभी के लिए मान लो t, या सिर्फ समेसन एक्स आई स्क्वायर को मान लो t, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, t अपॉन सिग्मा स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n, यहाँ तक ठीक है। अब ये काई स्क्वायर n का पीडीएफ लिखना तो आता ही होगा, तो होगा ये कि
कि बस इसका मीन निकाल लो। या इसका भी मान लो W है, लेट से ये W है, तो मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि W का डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर n, तो क्या आप एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट W निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? अगर मुझे ये क्वांटिटी चाहिए तो कैसे आएगा? रूट अंडर W इंटू PDF ऑफ W, ऐसा होगा। देखो ये है W, क्या लिया है मैंने? काई स्क्वायर n। काई स्क्वायर n का PDF आता है निकालना? काई स्क्वायर रखो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे आप, सो यू विल हैव दिस थिंग जो यहां दे रखा है। तो यहां पे आपको ये फॉर्मूला एक्चुअली ये आएगा काई स्क्वायर n प्लस 1/2, सॉरी और गामा n प्लस 1/2 गामा n/2 है ना। तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब ये कैसे आएगा? इसको इंटीग्रेट करने पे आपको काई स्क्वायर n का PDF लिखना आता है ना, गामा से आ जाता है, गामा n/2 1/2 करके, तो लिख लो और उसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे तो ये कुछ आएगा दिस, और ये तुम्हें वेरीफाई करना होगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो मान लिए। तुम इसको सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा। अब रूट W क्या है एक्चुअली? सो एक्सपेक्टेशन, ये रूट W, वहाँ W तो मैंने इसका नाम दे रखा है, हमें तो T के टर्म में आंसर चाहिए। T क्या लिया है मैंने यहाँ पे? T मैंने लिया है समेशन XI स्क्वायर को, समेशन XI स्क्वायर का नाम T रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो W ना, आई थिंक ये उल्टा होगा ना, तभी तो ऐसा आएगा। तो ये उल्टा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये आएगा। मतलब ये तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा, ये मैं गेस कर रहा हूँ कि क्या आएगा। तो दिस n प्लस 1/2 ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि रूट अंडर W, रूट W का मतलब है रूट अंडर T बाई सिग्मा स्क्वायर, यही था ना, हमने उसको लिया है। अलग निकलेगा यहाँ से, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो रूट अंडर T बाई सिग्मा इज गामा n/2 अपॉन गामा n प्लस 1/2। यह है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्सपेक्टेशन गामा n प्लस 1/2 अपॉन गामा n/2 टाइम रूट टी। तो रूट टी मैंने किसका नाम रखा हुआ है? T समेशन XI स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस क्वांटिटी रूट अंडर T, दिस क्वांटिटी इज सिग्मा। सो दिस इज द आंसर एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ जो T मेरा है, जो T मैं बोल रहा हूँ वो है समेशन XI स्क्वायर, इस तरह से। तो ये आ जाएगा, यही तुम्हें चाहिए, तो ये तो ऑप्शन में है। तो ये है बी ऑप्शन, ठीक है। यही T है मेरा, T मैंने समेशन XI स्क्वायर का नाम दिया हुआ ना, ये है। तो ये आ गया, यही चाहिए था आपको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्या है जी? 21 के बाद है 26। I with the 4x4 identity matrix V है 1 2 3 4 transpose, where T denote transpose, then determine the then the determinant of I plus V into V transpose is equal to। तो ये सिंपल थ्योरम होता है, इतना करने की जरूरत नहीं, ये भी कर सकते हो आप, लेकिन ये एक सिंपल थ्योरम ये है कि V जब कोई वेक्टर है ना, जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, ये है, तो V इंटू V ट्रांसपोज निकालोगे ना, तो ये कितने मैट्रिक्स बनेगी? ये है 4x1 और ये होगा 1x4, तो ये आएगा 4x4 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंपल थ्योरम ये है कि V ट्रांसपोज हैज आइगन वैल्यूज मॉड ऑफ इसका जो आता है वेक्टर V का मॉड्यूलस स्क्वायर ना, मॉड V स्क्वायर, और बाकी सब 0 होगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि इस मैट्रिक्स के पास जो आइगन वैल्यू होगी, तो वेरीफाई भी कर सकते हो। एक मैं, तुम ये मैट्रिक्स निकाल लो चाहो तो मल्टीप्लाई करके। एक अप्रोच ये है जो दूसरा लाइन लिखा हूं, पहला अप्रोच पहला लाइन है, दोनों से अलग अलग सॉल्व होगा।
आंसर सेम आएगा दोनों से। इसको तुम चाहो तुम्हें मल्टीप्लाई करना आता होगा, मल्टीप्लाई करके 4x4 की मैट्रिक्स बना लो और आइगन वैल्यू निकाल लो। तो मैं ये कह रहा हूँ आइगन वैल्यू क्या आएगी थ्योरम के हिसाब से, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। रूट बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर मैग्नीट्यूड निकालना था वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 9 प्लस 4 कितना, रूट 30। तो ये आ जाएगी, इसकी आइगन वैल्यू होगी 30 0 0 0। मतलब ये 4x4 है इसीलिए 3 0 आएगा, और एक n क्रॉस n का होता तो n-1 0 आता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ये बनेगी, मल्टीप्लाई करो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर ऐसे ही 2 4 8 सॉरी 2 4 6 8, फिर यहाँ से 3 6 9 12 है ना, वैसे ही आ जाएगा 4 8 12 16 इस तरह से। तो इस मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू निकाल कर तुम देखो, तुम्हें जैसे भी निकालना आता है यही मिलेगा 30 0 0 0। अब बताओ क्या चाहिए, पूछा क्या है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ये चाहिए, तो हमने इसका निकाल लिया। तो ये तो वी वी ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू है, तो आई प्लस वी वी ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यू आएगी, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स हालांकि ये होता है वी वी ट्रांसपोज अपॉन वी ट्रांसपोज वी। तो यहाँ से 1 ऐड कर दो सब में, तो 31 1 1 1। अब ये हो गया, तो ये आइगन वैल्यूज होंगी 31 1 1 1 इस वाले मैट्रिक्स का। तो इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट। तो 31 1 1 1 का मल्टीप्लाई करो, 31 इज आंसर। ठीक है, तो ये दूसरा अप्रोच है, और इसने दूसरा अप्रोच शायद किया ना। जो भी किया देखो उसने क्या किया है। सो यूज में लगता वही चीज़ किया है इस तरीके से। ठीक है ना। तो वो एक अप्रोच है, मतलब एक क्वेश्चन 50 तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो एक तरीका वो है जो उसने किया, एक तरीका ये है जो मैंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 28। तो तो ये 26 था। ठीक है, 28 में आएंगे, क्या है इसमें, this with order statistics corresponding to random sample of size 5 from uniform 0 थीटा यहाँ पे, जहाँ थीटा समथिंग है, then choose this। तो राव ब्लैकवेल थ्योरम आता है, इतना क्यों यूज करना है। राव ब्लैकवेल थ्योरम लगाओ, लगता है उससे हो जाना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है ये, देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन में ये है, और ट्राई करोगे तो कुछ दिखेगा, नहीं ट्राई करोगे कुछ नहीं आएगा। इसमें क्या हमारे पास x1 x2 x3 x4 ये 4 है यूनिफॉर्म 0 थीटा से। ठीक है, एंड फिर पूछ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा, कि वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस मोर देन वेरिएंस ऑफ दिस। अच्छा ओके, तो मुझे ये बताओ कि इसमें कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना। तो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, एंड अनबायस्ड क्या होगा इसका। तो अगर तुमसे मैं पूछूं सिंपली ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, x3 का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सब में x3 यूज है ना। हाँ, तो x3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, किसी को पता है, यूनिफॉर्म से। लेकिन ये तो यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो पहले थीटा से डिवाइड कर दो, तो थीटा से डिवाइड कर दो। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्योंकि एक्स आई अपॉन थीटा होगा यूनिफॉर्म 0 1, यही है। सो नाउ यहां से बीटा थर्ड है ना, 3 कॉमा क्या होता है n माइनस आर प्लस 1 3,2 हो जाएगा। सो नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 अपॉन थीटा, क्या होता है बीटा फर्स्ट काइंड में, a अपॉन a प्लस बी, ऐसा है। तो यहाँ से फाइनली बना क्या, तो यहाँ से बना है 2x3 क्यों ले रहा है ये, क्योंकि तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ले रखा है ना यहाँ पे। और नहीं तो दूसरा अप्रोच भी है। दूसरा अप्रोच क्या है, तो मैं जो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ राव ब्लैकवेल थ्योरम। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ
5 टाइम थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, बट यहाँ अगर 1/2 आता तो आसान रहता। हो तो यही रहा है ना, तीसरे छोड़, ठीक है वो देखो। तो वैसे भी तुम ये फॉर्मूला जानते होगे, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई। ये दूसरा अप्रोच है, पहला अप्रोच काम नहीं आया, मैं दूसरे अप्रोच से कर रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस फॉर्मूले में अगर मैं पूछूं कि वेरिएंस ऑफ वाई, जलक उसमें लिखा है ऐसा उल्टा है, तो मैं अगर ये पूछूं तुमसे कि पहले इधर का टर्म रखता हूं, वेरिएंस वाई और वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, क्या दोनों इस फॉर्मूले को देख के बताओ, क्या इक्वल होगा, मोर देन होगा, लेस देन होगा, क्या रिलेशन होगा इन दोनों क्वांटिटी में? सर विच, वेरिएंस ऑफ वाई बड़ा होगा। तो देखो ऑप्शन में, तो पूछा क्या, फॉल्स पूछा ट्रू पूछा है? करेक्ट पूछा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए, देख लो ये। सर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो करेक्ट कौन सा होगा, इसका अपोजिट होना चाहिए था, है ना। एक्चुअली बी और डी सेम ही स्टेटमेंट लिख दिया है, तो अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा लिखना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू करके। ये सही है ना। तो अगर बीच में यहाँ पे अगर होता लेस देन इक्वल टू डी ऑप्शन, तो करेक्ट होता, लेस देन इक्वल टू होता तो करेक्ट होता ना। ठीक है, तो इसको करेक्ट करवा देता हूँ, ये लिखने में यहाँ गलती है। वहाँ उसने क्या सॉल्यूशन में किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड फैक्टर। अच्छा, इसने वही फॉर्मूला तो वही लगाने की कोशिश किया है, लेकिन क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिस सेकेंड फैक्टर विल हैपन, वेरिएंस कैन नेवर बी जीरो, सो इट विल बी मोर देन वेरिएंस ऑफ 2x3। कैसे भाई, वेरिएंस ऑफ 2x3, नहीं ये सॉल्यूशन गलत है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आ जाना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होगा, इसमें लिखना पड़ेगा लेस देन ना, उसमें गलती किया उसने लिखने में, वो उसमें सॉल्यूशन गलत है ये। तो यहाँ लेस देन इक्वल टू करवा देता हूँ 28 ना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो
28 के बाद क्या 38, 38 में क्या है 38 ये एक थ्योरम है, इसको प्रूव करना थोड़ा टाइम लगेगा ना, प्रूव करने किया जा सकता है हालांकि, बट ये तो थ्योरम है कि x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग डेंसिटी फंक्शन दिस, y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, z xi माइनस y है। तो ये एक थ्योरम है सिंपल, ये एक्चुअली डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ये होता है, मतलब प्रूव करना थोड़ा लेंदी टास्क हो, प्रूव तो हो जाएगा, वो एक बुक है उसमें प्रूफ भी है। किसकी बुक थी, रहमान वाली बुक थी, हाँ बुक का नाम है एस्टिमेशन थ्योरी आई थिंक बाय रहमान एंड कैसेला, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, हाँ बुक का नाम है थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन बाय रहमान एंड कैसेला, तो उसमें इसका प्रूफ है एक्चुअली, बट हाउ विल यू प्रूफ, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आप प्रूफ कर पाओगे, है ना, तो या तो याद हो, वैसे ही वहां से दिख रहा है म्यू रियल नंबर है और सिग्मा मोर देन 0 है, नहीं यहाँ पे ना शिफ्टेड है, ये शिफ्टेड है तो इसका पैरामीटर क्या होगा, ये देखना पड़ेगा इसमें कुछ यूएम यू होने के लिए क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, है ना, तो अनबायस्ड है पहले तो ये देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है पीडीएफ अलग है यहाँ पे, पीडीएफ जो वहाँ पे है ना, हम जो बात कर रहे थे वो इस पीडीएफ के बारे में कि 1/सिग्मा ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो यहाँ ऐसा होता है एक्स मोर देन म्यू, सिग्मा इज मोर देन 0, तब जाके ये बनता है। अच्छा इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा ना, एक्स मोर देन म्यू के लिए, एक्स लेस देन म्यू के लिए, क्योंकि मॉड को कैसे हटाओगे, तो मॉड को जब आप हटाओगे तो वही होगा एक्स मोर देन म्यू एक्स लेस देन म्यू, ये तो एक पार्ट है मोर देन म्यू के लिए, यही होगा ना पीडीएफ, और दूसरे वाले पार्ट में जब एक्स लेस देन म्यू होगा तो ये बनेगा, मतलब रहने दो 1/2 सिग्मा ई की पावर प्लस हो जाएगा एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, यहाँ एक्स लेस देन म्यू है, सिग्मा तो मोर देन 0 है ही, सो ये वाला पार्ट है, तो ये दो पार्ट में पीडीएफ हो जाएगा। इसका लिखो लाइक्लीहुड फंक्शन, सफिशिएंट निकालने के लिए तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से हो जाएगा, मतलब इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है, मैं कह रहा हूँ ये थ्योरम है और इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है, बट तुम देख सकते हो प्रूफ है ना, जैसे बोला है कि हो तो जाएगा, जहाँ तक मैंने देखा, ये मैं बुक इसमें देखा था प्रूफ, बुक का नाम है थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, ये गूगल पे पीडीएफ मिल जाएगा इसका, बाय रहमान एंड कैसेला, यानी ये वही कैसेला है जो कैसेला बर्गर में है, तो इन ये बुक का नाम है थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, ये बुक का नाम है और ये ऑथर का नाम है, इस बुक में ना कंप्लीट सफिशिएंट वाले टॉपिक में इसका प्रूफ है, तो ये उसका थ्योरम है एक्चुअली, ये जो लिखा हुआ है ना ये एक थ्योरम है जिसको इसने क्वेश्चन बनाए हैं, ये प्रूफ सर काफी टाइम लगेगा। हाँ सर इसमें ऑप्शन में जो एम और एस लिखा हुआ है, एम एस नहीं, वो म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, वो टाइपिंग एरर है,
म्यू और सिग्मा है। जहाँ एम दिख रहा है वो म्यू है, एस है वो सिग्मा है, और यहाँ जो पाई गलती से दिख रहा है वो म्यू है एक्चुअली। ठीक है ना, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। तो ये लिखना पड़ेगा, प्रूफ बहुत लेंदी है तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ। अब बुक में देख लो प्रूफ, ये याद रखना पड़ेगा इसके लिए। डिफरेंट जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो बेटर है उसका तुम यूएम अगर याद रखोगे तो इजी रहेगा। जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल है, पॉइसन है ना, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हैं, तो उसके लिए यूएम याद रखोगे तो एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये भी स्टैंडर्ड ही है, ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है जनरल 2 पैरामीटर का, या वही डबल एक्सपोनेंशियल है। तो उसको याद रखोगे तो बेटर रहेगा। तो उसका प्रूफ तुम बुक में देखना, ये बहुत लेंदी प्रूफ है इसका। सो 21 23 हो गया ना, 21 तो हो गया, 23 में क्या है भाई? तो ये आई थिंक कैलकुलेशन है, जस्ट में पूछा था किसी ने क्या ये कैलकुलेशन, अच्छा आंसर सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो मतलब ये सॉल्यूशन नहीं दिया, तुमने डाउट में पूछ लिया। ये नहीं कि खुद ट्राई करके भी देख ले, खुद ट्राई करोगे कहाँ दिक्कत आएगी। पहले तो के निकाल लो, के निकालना आता होगा अगर आता है तो। दिक्कत क्या, बच्चा सॉल्यूशन नहीं दिया, चलो सर आप सॉल्व कर दो। अरे तुम भी खुद भी तो कर सकते हो सॉल्व, ये चीज़ें ट्राई करके देखो। नहीं हो रहा फिर पूछोगे क्या है सब मुश्किल, ऐसा क्या है। एक्सपेक्टेशन हम जानते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन है, तो हमसे पूछा गया एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x² + 9y², ये कैपिटल होगा, गिवन x, y <0 है ना। तो यहाँ पे ना ये तो एक्चुअली एक मिनट। हम्म तो क्या दिक्कत है इसमें, सिंपली ये हो जाएगा $4x² + 9y² जॉइंट PDF ऑफ xy, जो कि वहाँ लिखा हुआ है, dx dy। और ये जो इक्वेशन है, अगर इसको फिर से तुम अगर बैलेंस करोगे तो ये इलिप्स की इक्वेशन है ना। तो इलिप्स की इक्वेशन है, और हमें इंटीग्रेट करना है पॉजिटिव पार्ट पे। तो ये जो ये वाला पार्ट x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको इंटीग्रेट करना है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना,
उसमें इंटीग्रेट करना है इस वाले रीजन पे। तो मान लो इस रीजन का नाम अभी मैं एस रख देता हूँ, तो मुझे एस रीजन पे इंटीग्रेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हालांकि सपोर्ट पूरा था, लेकिन यहाँ पे गिवन है एक्स वाई पॉजिटिव लेना है, तो मुझे इस वाले पार्ट पे इंटीग्रेट करना है अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन जीरो वाई मोर देन जीरो। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा, है ना, अलग अलग है। फिर से डबल इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट पे करना है। तो ये पार्ट निकालने के लिए आपको, ये पार्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन जो जॉइंट पीडीएफ है एक्स वाई का, उसको आप इंटीग्रेट कीजिए रीजन एस पे। एस रीजन ये आपको बता रहा हूँ मैं। और ये क्या है, ये जो इक्वेशन है 4x² प्लस 9y² इज 1, उसका ये ग्राफ बनाया हूँ। इलिप्स है ना ये, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज 1 उससे। तो वहाँ x² अपॉन 1/4, y² अपॉन 1/3 है ना, इस तरह से। तो 1/2 इधर माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/3, इस तरीके से यहाँ होगा। ठीक है, तो इसको करो, सॉल्व करो जिनका डाउट है 23 में। आगे क्या है जी, 34 53। fx is the sum of the convergent series this then this। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा इंटीग्रेट करके, नहीं तो क्या किया इसने, सिंपल है ये, लॉग एक्सपेंशन लिख के फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। डायरेक्ट कोई ऐसा एक्सपेंशन है, x/2², x/3² है, मतलब ऐसे ही है। यह है समेशन x की पावर k अपॉन k², ये है ना, एन के फ्रॉम, या x की पावर n अपॉन n², n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही है। तो पूछ रहा है कि इसमें x को अगर 1/2 रख देंगे तो क्या होगा। तो पहले तो इसको फिट करना पड़ेगा किसी उसके साथ, है ना, सीरीज के साथ। तो ये आपका अभी fx है, जो क्वेश्चन में एक्चुअली fx है। तो इसको थोड़े से, है ना, वर्क करो इसके साथ। तो पहले ये एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ढूंढना है कि किसके एक्सपेंशन से ये आएगा। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या बनेगा, अगर मैं इस वाले को डिफरेंशिएट करता हूँ जस्ट समझाने के लिए, देखो अगर मैं f' करता हूँ तो क्या बनेगा, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन एक्स की पावर n-1 n²। तो एक n कैंसिल, तो f' आ गया समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हो गया x की पावर n-1 अपॉन n, यही है। n कैंसिल हो गया, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, तो ये कुछ वैसा है, इनको 1 रखेंगे तो 1 प्लस x/2, अच्छा, प्लस x²/3, ऐसा कुछ है, एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है, x³/4 एंड दैट विल वर्क, है ना, एंड सो ऑन। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, अगर ये x²/2 हो जाए तो काम हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ से x(f(x) निकाल लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है ना, x(f'(x). सो x इंटू f'(x) विल बी x प्लस x²/2 x³/3 x4/4 डॉट डॉट डॉट। और आई होप आप लोगों को इसका एक्सपेंशन याद होगा, क्या होता है, ये किसके इक्वल है, ये जो अभी लिखा हुआ है ये किसका एक्सपेंस, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होती है, कौन से फंक्शन का एक्सपेंशन आएगा। तो जब हम log 1+x लिखते हैं तो ऑल्टरनेटिवली माइनस चल रहा होता है, 1 - x करेंगे पूरा माइनस हो जाता है, होता है जी। सो ये क्या है, माइनस ऑफ log 1 - x का एक्सपेंशन होगा, देख लो। अच्छा, 1 - x का एक्सपेंशन लिखोगे तो ऑल्टरनेट चल रहा होता है, 1+x फिर 1 - x। देखो log 1+x के साथ इसको रिलेट करो, बताओ क्या है। है जी, देख लो। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, हो तो क्या यहाँ से, तो यहाँ से क्या समझ आया मुझे
कि एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल है माइनस ऑफ लॉग 1 - x। स्पेशली जिनका डाउट है, ये नहीं कि मैं तुम क्वेश्चन भेज दिए मैं कर रहा हूँ मजदूरी मरदूर के, तुम्हें सीखना है तो देखो, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगा बीच में सॉल्यूशन। ये है जिनका डाउट है, डाउट उनके लिए सीखने के लिए है। ऐसा थोड़ी कि तुमने भेज दिया, तुम्हारा नौकर हूँ मैं, तुम भेज दिया तुम सॉल्व करता रहूँ मैं, वैसा नहीं। अगर सीखना है तो जो पूछ रहा हूँ बताओ, नहीं तो मैं डाउट नहीं बताऊंगा फिर। तो एफ डैश एक्स यहाँ से ये आ जाएगा। नाउ मुझे एफ एक्स चाहिए था, तो एफ एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एफ जीरो तो जीरो ही है ना, एफ जीरो तो जीरो ही आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 0 to x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस लॉग 1 - t/t ये हो गया। क्योंकि एफ डैश एक्स निकालेंगे वापस वही बनेगा जो पहले से था। ये हो गया जी फंक्शन आपका, रख लो वैल्यू जो रखना है आपको। ये जो निकाल रखा है इसने भी, पुट कर लो इसको, इंटीग्रेशन आता है सॉल्व कर लो। अच्छा ये जो इसी में आंसर आ गया, ये डायरेक्टली आंसर ही आ गया। एक्स को हाफ रखेंगे तो हाफ आ गया, ठीक है। हाँ जी 53 में क्या डाउट है सर, या बताओ, ऐसे नहीं बताऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, बताओ क्या डाउट है इसमें। सॉल्यूशन ऑलरेडी है ही अगर देखना है तो, कितने बार सॉल्यूशन कराओगे, बताओ इसमें डाउट क्या है। जिनका 53 डाउट है, सॉल्व करके आए हो तो बताओ कहाँ डाउट आ रहा है। सॉल्यूशन तो किया हुआ है ना, कितनी बार सॉल्यूशन दूंगा, एक सॉल्यूशन तो है ही यहाँ पे। अब ये भी समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, अगर ट्राई किया है सॉल्यूशन तो यहाँ है ही, तो बताओ इसमें क्या डाउट है तुम्हें। नेक्स्ट पे आते हैं। 40 एंड 58, हाँ जी 40 में बताइए, जिनका 40 उनका क्या डाउट है, क्या डाउट है इस क्वेश्चन में। ये भी वैसे ही कुछ है, ये तो पीवाई क्यू सर का। इसे सॉल्व कर रही थी पर हो नहीं रहा था। क्या नहीं, सॉल्व तो यहाँ किया हुआ है, वो खुद से करो, वो है तो। लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने हैं, लॉग लेने हैं, डिफरेंशिएट करने हैं, जीरो पुट करने हैं, आ जाएगा आंसर। सॉल्यूशन है ना, एक एक स्टेप देखो, लिखो, खुद से सॉल्व करो। जो सॉल्यूशन वहाँ लिखा हुआ ही है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, फिर सर जो लॉग। इन्होंने हाँ। सर जो इसमें सॉल्यूशन में दिया हुआ है हम्म लेमडा एमएलई, और जो सर ऑप्शन में है वो अलग है। कहाँ अलग है, ये तो यहाँ पे तो म्यू का तो यही आया हुआ है, एक्स बार, म्यू का तो एक्स बार ही है, और सर लैम्डा लेमडा। का। हाँ लैम्डा का यहाँ पे एन अपॉन, उसको सॉल्व करो, इक्वेशन क्या आता है लैम्डा, तो जब सॉल्व करेंगे तो 2 गायब हो गया। एंड हाँ तो अलग कुछ नहीं है इसमें, जहाँ म्यू दिख रहा है ना, म्यू की जगह एक्स बार रख दिया है, अलग कहाँ है। जहाँ जहाँ म्यू है एक्स बार रख दो, जो आंसर आया उसमें यही बनेगा, अलग थोड़ी है। जहाँ म्यू है वहाँ एक्स बार रखो, देखो क्या आता है। उसने सिंप्लीफाई कर दिया म्यू को एक्स बार रख के। लैम्डा फाइंड करो, लैम्डा फाइंड किया। अच्छा यहाँ पे तुम ये कह रहे हो कि 1 अपॉन, अच्छा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है, तो या तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा अगर ऐसा है तो, अगर ये नहीं आता है तो। मुझे ऐसा लगता है ये ऊपर -1 लिखा हुआ है जो कि मिस कर दिया है शायद, तो क्योंकि एन इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, तो अगर पावर -1 कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब तो कैलकुलेशन करने के बाद ही समझ आएगा क्या एक्चुअली में आ रहा है। सर जो ये लेमडा दिया हुआ है बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आखिरी में एमएलई दी हुई है। वो तो ठीक है, क्या पता पहले ही गलती कर रखा हो, तो पूरा सॉल्व करें तो समझ आएगा ना। तो तुम जो सॉल्व कर रहे हो, अगर तुमने सॉल्व किया होगा, बट मैं श्योर तुमने सॉल्व किया ही नहीं होगा,
तुम बस देख के घबरा गए और छोड़ दिया तुमने। तुम सर अपना इसे म्यू का सॉल्यूशन सॉल्व खुद किया था, नहीं आ रहा था सर, अप, म्यू तक आया था पर लेमडा नहीं आ रहा था। तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लैम्डा आएगा, म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे म्यू आएगा। मतलब क्या करना है, दो चीज़ है ना यहाँ पे। एक है यहाँ, एक तो आर लिख दिया है गलती से, ये मुझे लगता है लैम्डा होगा। मतलब जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन टू वेरिएबल फंक्शन है, लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ पे म्यू और लैम्डा का फंक्शन है। तो एक बार म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, लैम्डा को कांस्टेंट लेके जीरो पुट करो। दूसरी बार लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एंड देन इक्वल टू जीरो पुट करो पार्शियल डेरिवेटिव को। तो पहले इक्वेशन से जैसा इसने कहा है म्यू की वैल्यू एक्स बार आ जाएगी। दूसरे इक्वेशन से जब लाइक्लीहुड फंक्शन को लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जीरो पुट करोगे, चेक करो यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो चलो यहाँ से देखते हैं। तो ये वन बाई लैम्डा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, लैम्डा तो यहीं पे है बस। तो यहाँ तक ठीक है। अब इसको जीरो पुट किया, इस तरह से आ गया। अब मैं कह रहा हूँ म्यू की जगह हम रख देंगे एक्स बार, ठीक। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और अपॉन में एक्स आई भी है समेसन में, ओके। अब लिख के देखना पड़ेगा, जो भी आएगा वही सही होगा, हो सकता है इसमें गलत दिया हो, तो लिख के देखना पड़ेगा। मतलब जो भी आंसर आएगा वो आंसर तो वही होगा जो एक्चुअल में है। और यहाँ पे जो इसने लिखा है क्या ही डिफरेंस है यहाँ, बस है तो सेम ही। इसने एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, टाइपिस्ट कॉपी पेस्ट कर देता है, तो उस चक्कर में ना गलत आंसर आ जाता है। हम्म। तो मे बी यहाँ से जो आंसर आएगा वो शायद इससे मैच नहीं करेगा। अगर मान लो ये सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंसर करेक्ट है मान लो, ठीक है। तो इसमें जहाँ म्यू है वहाँ एक्स बार रखने हैं, ठीक है। जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर है। तो हो सकता है यहाँ पे क्या केस ना, यही वैल्यू यहाँ जैसे लिख रखा है, यही यहाँ पे मुझे लग रहा है सेम ही है, और वही चीज़ यहाँ भी है। तो ये टाइपिस्ट की गलती है ना, और फिर जिसने प्रोफिटिंग किया उसकी भी गलती है। तो तो डी चलो एक्स बार बाई टू की वजह से गलत है। ए क्यों गलत है, ए में कहाँ है, वन बाई एन है तो वही। तो बी सी ऑप्शन मिला के ए ऑप्शन टाइप का दिख रहा है मुझे तो। इसलिए गलत होगा मुझे तो। ये लिखने में ना, सी वाले में इसने ठीक से लिखा नहीं है। सी में जो सी ऑप्शन है वो ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट आएगा जहाँ पे म्यू की जगह एक्स बार आएगा। तो आप जो कह रहे हो ठीक है ना, कि यहाँ इसने यहाँ है यहाँ ही अलग अलग लिख रखा है। तो ये म्यू की जगह एक आंसर यही होगा, बट म्यू की जगह एक्स बार रख के सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये तो नहीं आएगा जो सी में है, जो मुझे लग रहा है। तो यहाँ लिखने लिखने में गलती किया है। सो ठीक है ना। तो इसमें आंसर वहां तक सही है सॉल्यूशन, बाकी इसमें ये ऑप्शन सी में गलत लिख रखा है उसने, वही लिखना पड़ेगा। लास्ट क्या है, 58। बताओ जी क्या डाउट है 58 में। सर ये सॉल्व नहीं हो रहा था। अगर ये वन वन ऑन टू फंक्शन है, वन वन भी है ऑन टू भी है, टू का इमेज थ्री है, थ्री का इमेज फाइव है,
तो एफ फंक्शन जो है 2 3 जा रहा है 3 5 पे, तो 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 5 और 1 1 ऑन 2 है, ऑन 2 भी है ना। तो ऑन 2 का मतलब है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है, ठीक है। और 1 1 है डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। और 2 से 3 एफ एक्स का 4 है, तो ग्राफ बना लो इसका। तो 2 और यहाँ पे है 3 और ये है 3 से 5, तो 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 5 है। तो अभी के लिए मैं अगर बना लूँ, मान लो लाइन बना ली एग्जाम्पल के लिए, तो ये कह रहा है एरिया अंडर द कर्व कितना है, तो ये एरिया कितना होगा। अगर मैं ये देखूँ, ये 1 है और ये लेंथ 2 है, तो इसका एरिया हो जाएगा, ये टोटल एरिया निकालो कितना है ये एरिया टोटल। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1 आ जाएगा। और ये कितना लेंथ है, ये 1 है और ये कितना है 3 है ना, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, सही है। तो मतलब यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ ये आया कि ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, ये एक्चुअली 2 का इमेज 3 पे है, 3 का 5 पे है। तो मुझे बताओ इस लाइन की इक्वेशन, x जब 3 है तो y 5 है और x जब 2 है तो y 3 है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट। ये क्लास है ना 11 12 में था ना कॉन्सेप्ट कि इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना, लाइन का इक्वेशन निकालना आता है, बताओ मुझे। ऐसा कौन सी लाइन है जो इस 2 3 और 3 5 से पास करेगी? y माइनस वाई नॉट और m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, और y नॉट होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3 और ये आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो जो इक्वेशन मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ से आ गया 2x माइनस 4, 3 इधर आ जाएगा, तो मतलब ये हो गया 2x माइनस 1। चेक करो, तो जब x को मैं 2 रखूंगा तो 3 आएगा, x को मैं 3 रखूंगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है ओके। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, और तुम वेरीफाई कर सकते हो बाकी चीज़ें। ये कह रहा है कि 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स 4 आएगा, तुम ये खुद भी वेरीफाई कर सकते हो कि इसने क्वेश्चन ने कहा है ना कि 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स, तो तुम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो। 2 से 3 तुम इंटीग्रेट करोगे 2x माइनस 1 को, तो आंसर 4 ही आएगा। चेक करके देखो, मैं कैसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एरिया निकाल लिया यहाँ पे, है ना, तो इंटीग्रेशन एरिया ही देगा, तो ये ओके है। सो दिस इज अ सुटेबल फंक्शन। अब बताओ फंक्शन का इन्वर्स निकालना आता है? व्हाट इज इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन? अगर है एफ एक्स बराबर, ये सब 11 12 में था, तो व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स? किसी को आइडिया है? जिनको आता है बताओ, व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स? अगर कोई फंक्शन दिया है इन्वर्स निकालना आता है, और नहीं आता है तो भाई 11 12 में जाके एडमिशन लो, गलत जगह हो तुम लोग अभी, क्योंकि ये सब 11 12 में था। कोई बताओ जिनको आता हो, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सर एफ एक्स को एक्स के टर्म्स में लिख देंगे तो आ जाएगा। हाँ बताओ ना, लिख के बताओ मुझे। 1 + fx/2। तो ये हो गया एफ एक्स, नहीं मतलब इसको मान लो टी ले लो, तो क्या होता है 1 + t/2, तो ऐसा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + x/2, ठीक है। तो ये आ गया। अब बताइए जी, तो हमें क्वेश्चन में चाहिए था एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एफ इनवर्स एक्स का 3 से 5। हालांकि उसने दूसरे अप्रोच लगाया है ना, अच्छा मैं वो अप्रोच यूज़ नहीं किया, उसने दूसरा अप्रोच लगाया, उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ हो गया 3 से 5, कर लो जी, इंटीग्रेशन करना आता है ये भी बताना पड़ेगा। तो 1 + x/2, इसको इंटीग्रेट करो ज़रा क्या आता है। सर अब हो जाएगा। ओके जी, सो यही था, चलिए स्टॉप करते हैं। 58 था ना ये। सो अगले क्लास में ना, जो कल क्लास होगी, अभी ये टेस्ट 26 था, तो कल टेस्ट नंबर 27 फुल लेंथ 27 ट्राई करके आओ।